दोस्तों, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि जीएसटी टैक्स होता है। आपने 2017 के बाद जीएसटी का नाम कई बार सुना भी होगा, पर क्या आप जानते हैं जीएसटी है क्या, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसे क्यों अप्लाई किया गया है और या क्यों पे करना पड़ता है। आए दिन आप न्यूज़ में देखते ही होंगे कि जीएसटी के बारे में कुछ बिजनेसमैन इसे अच्छा बोलते हैं तो कुछ इससे नाराज़ हैं। दोस्तों, मैं सूर्यांशु आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल आज हिंदी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है और यह है क्या, जीएसटी कब और क्यों अप्लाई किया गया, जीएसटी के फ़ायदे क्या हैं और जीएसटी कितने टाइप्स की होती है। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे जीएसटी किन चीज़ों पर और कितना % लगती है। तो चलिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी माल एवं सेवा कर। जब हम किसी प्रोडक्ट्स की खरीदारी करते हैं या सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जीएसटी चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरह के टैक्सों जैसे एक्साइज ड्यूटी टैक्स, वैट एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स लाया गया, जो कि है जीएसटी। भारत में इसे 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। पहले देश में जो टैक्स सिस्टम लागू था उसमें कारोबारियों को कई तरह के टैक्सेस से गुजरना पड़ता था। जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलता था तो सबसे पहले उस पर एक्साइज ड्यूटी टैक्स चुकाना पड़ता था। कई बार कुछ सामानों पर अतिरिक्त टैक्स जैसे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी टैक्स अलग से लगता था। वहीं माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स लगता था। इसके बाद जगह जगह अलग से चुंगियाँ कटती थी। माल बेचते समय सेल्स टैक्स या वैक्स टैक्स भी चुकाना पड़ता था। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था और अगर कोई सामान लग्जरी की श्रेणी में आता है तो लग्जरी टैक्स अलग से चुकाना पड़ता था। वह सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि में उपलब्ध कराया जा रहा हो तो सर्विस टैक्स अलग से देना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते थे कि फैक्ट्री से लेकर कंज्यूमर के हाथों में पहुंचने तक किसी सामान या सेवा को कई तरह की ड्यूटीज या टैक्सेस से गुजरना पड़ता था। जीएसटी लागू करके कारोबारियों को टैक्सेस के इस मकड़ जाल से बचाने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं जीएसटी लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, जबकि प्रोडक्ट्स की सेल पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था। सब ने अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाए और कैटेगरीज तय कर दी। इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई कई तरह के टैक्स लद गए। कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स के हालत भी बन गए। छोटे व्यापारियों और कंपनियों के लिए इनके नियम कानूनों से निपटना बड़ा मुश्किल काम था। इन कमियों को दूर करने के लिए जीएसटी को एक यूनिफाइड लॉ यानी एकीकृत कानून के रूप में लाया गया है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर लग सके और जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सके। प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पेच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी अपनाई गई। चलिए अब बात करते हैं जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं। टैक्स सिस्टम की प्रमुख खासियत या कहें फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला, टैक्स ऑन कंजप्शन, उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स। दूसरा, इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स पर टैक्स नहीं चढ़ेगा। चौथा, ऑनलाइन सिस्टम, पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाए। पांचवा, नो आर्बिट्ररी रेट्स, टैक्स रेट पर मनमानी नहीं है। तो बात करते हैं टैक्स ऑन कंजप्शन यानी उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स। जीएसटी सिस्टम में टैक्स की वसूली तब होती है जब कोई सामान यानी गुड्स को बेचा जाता है। वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित जीएसटी टैक्स भी शामिल होता है। वस्तु या सेवा की सप्लाई देने वाला सेलर
इसे सप्लाई लेने वाला कंज्यूमर से वसूलता है, बाद में इसे सरकार के खाते में जमा कर देता है। मतलब यह कि जीएसटी की वसूली की जिम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले पर होती है। किसी वस्तु या सेवा के साथ जितनी बार खरीद बिक्री की प्रक्रिया होगी, हर बार जीएसटी चुकाना पड़ता है। अब बात करते हैं इनपुट क्रेडिट सिस्टम। मतलब इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी कैसे हो। किसी प्रोडक्ट के उत्पादन से लेकर कंज्यूमर के हाथ पहुंचने तक कई बार खरीदे बेचे जाने की प्रक्रिया होती है। अब चूंकि जीएसटी सिस्टम में हर खरीद बिक्री पर टैक्स चुकाना पड़ता है, ऐसे में वस्तु अंतिम कंज्यूमर तक पहुंचने तक बहुत महंगी हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि इसमें इनपुट क्रेडिट सिस्टम लागू होता है। इस सिस्टम में लास्ट स्टेज पर टैक्स लगाने से पहले जहां जहां टैक्स जमा किया गया उसको वापस पाने की भी व्यवस्था है। अगर आप अंतिम या वास्तविक उपभोक्ता नहीं है, पहले के किसी स्टेज में आपने जीएसटी जमा किया तो उसके बदले आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल आप सरकार को जीएसटी भुगतान के लिए कर सकते हैं। हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान आप टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अपना जीएसटी एडजस्ट करा सकते। अगर आपको जानना है कि टैक्स क्रेडिट सिस्टम है क्या, हम इसको अलग से वीडियो में बताएंगे। बात करते हैं अब नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्स पर टैक्स नहीं चढ़ेगा। जीएसटी के पहले जो टैक्स व्यवस्था लागू थी उसमें न सिर्फ एक वस्तु पर कई अलग अलग टैक्स लगते थे, बल्कि कई मामलों में टैक्स के ऊपर टैक्स भी लग जाते थे। ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि बहुत सी वस्तुएं दो या दो से अधिक तरह की कैटेगरीज में आ जाती थी। अब ये दिक्कत खत्म हो गई है क्योंकि अब जीएसटी अंतिम रूप से कंज्यूमर को ही अदा करना है। बीच में अगर किसी को जीएसटी चुकाना पड़ता है तो उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम से एडजस्ट हो जाता है। चौथा, पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम। जीएसटी सिस्टम में सारे सौदों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट रखनी है। हर सौदे की रसीद सप्लाई लेने वाले और सप्लाई देने वाले दोनों के पास रहेगी। दोनों अपनी अपनी रसीदों की मदद से टैक्स क्रेडिट पा सकेंगे। सौदों का मिलान ना हुआ तो ऑनलाइन ही गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। हर स्टेज पर जीएसटी जमा होने की जिम्मेदारी ऊपर वाले कारोबारियों की होने से टैक्स भुगतान की चेन नहीं टूटेगी, क्योंकि कोई भी कारोबारी अपना क्रेडिट का नुकसान नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं नो आर्बिट्ररी रेट्स, यानी कि टैक्स रेट्स पर मनमानी नहीं। पहले के टैक्स सिस्टम में राज्य सरकारें अपने यहाँ बिकने वाले सामान पर अपनी मर्जी से टैक्स लगा देती थी। इसका रेट भी अपने अपने हिसाब से तय करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। जीएसटी के रेट में किसी तरह के बदलाव के लिए जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल बनाई गई। केंद्रीय वित्त मंत्री सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। जीएसटी काउंसिल के किसी भी फैसले पर केंद्र के पास 1/3 शक्ति वोट की होगी और 2/3 शक्ति राज्य सरकारों के पास होगी। हर राज्य की वोटिंग पावर बराबर होगी। परिषद के किसी भी फैसले की मंजूरी मिलने के लिए उसे काउंसिल के 3/4 वोट्स की जरूरत होगी। अब बात करते हैं जीएसटी फायदेमंद कैसे है। प्रोडक्ट्स पर जो कई तरह के टैक्स लगते थे, जीएसटी आने के बाद उन सब से छुटकारा मिल गया। टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म होने से प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कम हो जाती है। इससे कंज्यूमर को भी फायदा मिलता है और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर टैक्स के रेट कम रखे गए हैं। इससे सामान्य लोगों को ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें सस्ते में मिल सकेंगी। गरीब और कम आमदनी वाले लोग को भी राहत रहेगी। हर राज्य में टैक्सेस का अलग अलग ढांचा होने से समान कारोबारियों के लिए उसे समझना आसान नहीं। टैक्स अधिकारी और कर्मचारी भी नियमों का गलत फायदा उठाते थे। जीएसटी के आने के बाद अब कारोबारियों को इन झंझटों से नहीं गुजरना पड़ेगा। जीएसटी के आने के बाद अब कारोबारियों को इन झंझटों से नहीं गुजरना पड़ता। इससे बिजनेस भी आसान और तेज गति से होगा और फायदे भी बढ़ेंगे। जीएसटी में सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फिल और सबमिट होते हैं। इससे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जा सकेगा। किसी तरह की गलती होने पर, डॉक्यूमेंट खो जाने पर उसे ऑनलाइन ही सुधारने की सुविधा होगी। किसी को भी बेमतलब ऑफिसेस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें रियायत देती हैं। इसका फायदा उठाने के लिए बड़े बड़े कारोबारी भी अपने बड़े एंटरप्राइजेस को ही कई छोटे छोटे हिस्सों में करके दिखाते थे। जीएसटी सिस्टम में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंपनियां ज्यादा सस्ता और प्रतियोगी माल बना सकेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में टक्कर देने लायक माल बनाया जा सकेगा। या तो फायदे हो गए जो आम आदमी और कारोबारियों को मिलते हैं। इससे सरकार को क्या मदद मिलेगी, अब उसकी बात करते हैं। पहले जो सिस्टम था उसमें मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड होता था। वस्तुओं के उत्पादन से लेकर बिक्री तक की चेन में बहुत सी जगहों पर काम दिखाया ही नहीं जाता था।
उन पर टैक्स भी सरकार को नहीं मिल पाता था। अब जीएसटी में ऐसे छोटे लोग भी टैक्स की इस चेन में जुड़ जाएंगे, सरकार की इनकम बढ़ेगी। दूसरी, हर स्टेज पर बाइंग एंड सेलिंग की रसीदों का मिलान होना जरूरी होगा, तभी पहले के स्टेजेस में जमा किया गया टैक्स क्रेडिट का फायदा कारोबारियों को मिल सकेगा। इस चेन में चूंकि हर किसी को बिल देना और बाद में उनकी रसीद पेश करना जरूरी होगा, इसीलिए मार्केट पूरी तरह अकाउंटेड हो जाएगा और ब्लैक मार्केट पर लगाम लगेगी। पहले जो टैक्स सिस्टम था उसमें एक ही वस्तु अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम पर मिलती थी। कुछ लोग इसका फायदा उठाते थे और आसपास के राज्यों से सस्ते सामान की तस्करी करने लगते थे। अब पूरे देश में एक जैसा टैक्स होने से वस्तुओं के दाम एक जैसे होंगे, इससे तस्करी पर लगाम लगेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो अब बात करते हैं टैक्सेस की संख्या कम होने से केंद्र और राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भार कम होगा। रजिस्ट्रेशन और टैक्स भुगतान संबंधी सारी डिटेल्स ऑनलाइन होने से निगरानी बहुत आसान होगी। रिकवरी की लागत में कमी आएगी। सरकारों के लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि घर बैठे खुद से जीएसटी कैसे अप्लाई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो अब बात करते हैं जीएसटी कितने टाइप की होती है। तो पहली आती है सीजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जब किसी वस्तु या सेवा की राज्य के भीतर आपूर्ति होती है तो इस स्थिति में केंद्र सरकार को दिया जाने वाला टैक्स सीजीएसटी कहलाता है। यानी अगर कोई व्यवसायी अपने ही राज्य में दूसरे व्यापारी से सामान या सर्विस लेता है तो इस डील के लिए केंद्र सरकार को सीजीएसटी चुकाना होता है। दूसरी है एसजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जब किसी वस्तु या सेवा की राज्य के भीतर आपूर्ति होती है तो राज्य सरकार के हिस्से में जाने वाला टैक्स स्टेट जीएसटी कहलाता है। इसे ऐसे समझिए कि कोई व्यापारी जब अपने ही राज्य के किसी दूसरे व्यापारी से वस्तु या सर्विस लेता है तो इस सौदे पर राज्य सरकार को एसजीएसटी चुकाना होता है। तीसरा है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जब दो राज्यों के अलग व्यापारियों या कारोबारियों के बीच वस्तु या सेवा को लेकर कोई डील होती तो इस पर इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी लगता है, या सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का जोड़ होता है। व्यापारी से सिर्फ केंद्र सरकार को चुकाते हैं। हमने पहले ही कहा था, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि जीएसटी के रेट्स क्या है। जो जरूरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर कम से कम टैक्स लगाकर और लग्जरी व कम इम्पोर्टेंट वाले प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर जीएसटी को ज़्यादा से ज़्यादा न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। जबकि जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे अनाज और ताज़ी सब्जियां आदि पर जीरो टैक्स तय किया गया। इसी तरह एजुकेशन और हेल्थ सुविधाओं को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया। जीएसटी काउंसिल ने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए जीएसटी के कुल 5 स्लैब मंजूर किए हैं, जो कि ये है। जीरो जीएसटी ये एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज पर लगती, जैसे कि अनाज, नमक, गुड़, ताज़ी सब्जियां वगैरह वगैरह। दूसरा 5% जीएसटी ये जनरल गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि चीनी, तेल, मसाले, चाय, कॉफ़ी इन सब पर लगती है। 12% जीएसटी या डेली यूज में आने वाली चीज़ें जैसे नमकीन, टूथपेस्ट, छाता, दवाइयाँ वगैरह उन सब पे लगती है। चौथा 18% जीएसटी मध्यम स्तर का जीवन जीने वाले लोगों के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें जैसे कि डिटर्जेंट, चॉकलेट, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, सोप, रेफ्रिजरेटर वगैरह इन सब पर 28% जीएसटी या विलासी यानी लग्जरी और हानिकारक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगती है, जैसे कि पान मसाला, ऑटोमोबाइल, 5 स्टार होटल में। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।